चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून. वेलकम यू ऑल टू सेकेंड सेशन ऑफ नवंबर करंट अफेयर्स डीलिंग विद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. तो आज नवंबर की बातें पूरी कर देंगे. तो अक्सर जानते हैं नवंबर में बहुत सारी बातें होती हैं, अदरवाइज ऑल्सो. तो यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस में बहुत सारी बातें हुई, तो उस पर हमने कल क्लाइमेट फाइनेंस को अच्छे से डिस्कस किया. आज जो रिपोर्ट्स वहाँ पे पेश की गई थी उनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और दो एक फिनोमिना बचे थे उनको भी पढ़ लेते हैं. चलिए, रिपोर्ट्स रिलीज अराउंड COP29, उनमें से एक जो मुझे लगता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाली है, दैट इज स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ. कोई आपसे ये नहीं पूछेगा किसने रिलीज की है, बट स्टिल WHO ने पब्लिश की इसको, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ. जब आप इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज लिखते हो तो उसमें आप एक पॉइंट लिख देते हो कि ह्यूमन हेल्थ पे भी कोई ना कोई इम्पैक्ट हो रहा है, लिखते हो ना. फिर उसमें लिखने बैठ जाओगे कि बीमार हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, उस चक्कर में उस पॉइंट को खींचना शुरू कर देते हो. तो फिर मैं आंसर चेक करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई इसको थोड़ा क्रिस्प करना है, एक लाइन में लिखो, अगली में एग्जाम्पल दे दो. तो अब ये डेटा एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं कि WHO ने स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ निकाली. उसने बोला कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एयर पॉल्यूशन, rather these two things are responsible for 85% of deaths related to non-communicable diseases. Climate change and air pollution both combined are responsible for 85% of death in non-communicable diseases category. Right? इसके साथ साथ बोला गया कि 2023 में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड डिजास्टर्स लगभग 20.3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए इंटरनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड डिजास्टर्स इन 2023. 20.3 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इंटरनली. मान लीजिए कहीं पे फ्लड आ गया तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होगी, लोगों को कहीं और लेके जाया जाएगा. सही है. सेम गोज फॉर साइक्लोन, सेम गोज फॉर अदर स्टॉर्म्स की हम बात करेंगे. इसके साथ साथ एक और बात यहां पे की गई कि 2023 की ही बात करें तो एक्स्ट्रा 50 डेज थे. अगर पूरे दिन साल की बात करें, एक्स्ट्रा 50 डेज थे हीट के जो ह्यूमन हेल्थ को इंपैक्ट कर रही थी. एक्स्ट्रा 50 डेज बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर्स. जब हम हीट वेव्स की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं कि यार उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा नंबर ऑफ डेज के लिए आना शुरू कर रहे हैं. तो वही पॉइंट आई कि 2030 में एक्स्ट्रा 50 दिन आए जो जिनके दौरान टेम्परेचर जो था वो ज्यादा था और वो ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट कर रहा था. तो ये कुछ इसकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी. इनको हम मेंस में अपना आंसर जब लिख रहे हैं तब कोट कर सकते हैं, और सोर्स हमेशा लिखना है, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ. क्लियर है जी? चलें आगे. हाँ जी सर, हेल्थ विच तो हो गई होगा. पहला पॉइंट एक ही किया मैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होंगी हैं. वैसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब लेट्स से हार्ट रिलेटेड डिसीज की गल कर रहे हैं आप, जो कम्युनिकेबल नहीं हैगी. ठीक है, जिमें टीबी है, टीबी कम्युनिकेबल है, अस्थमा कम्युनिकेबल नहीं है. तो उनकी वजह से जो डेथ हो रही है 85% इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. ये मोटा मोटा उसी पॉइंट में आपको डायरेक्ट कर रही है जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की बात की थी हमने दिल्ली के केस में. हाँ, कि बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन वहां का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 10 साल तक कम वहां पे हो चुका है. क्लियर है जी? नेक्स्ट, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट. अब एक कौन रिलीज करना है? अपने आप में जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें जानना ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन बजट क्या होता है.
कार्बन बजट के बारे में सुनिए जरा। इट्स द अमाउंट ऑफ CO2 emissions that will result in limiting global warming to a given level. In this case 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर टारगेट रखा गया था कि आपने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पे लिमिट करना है। बेस क्या माना? प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, 1850 1900 के आसपास का जो वहां पे ग्लोबल टेम्परेचर था, एवरेज था, उससे अब अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 1.5 डिग्री टेम्परेचर राइज को ही अफोर्ड कर सकते हैं। इससे ज्यादा हो गया तो दिक्कत वाली बात। ये हमने पहले क्लासेस में कवर कर लिया कि अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, तो एक टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर लेंगे, हम वापस नहीं आ सकते फिर हम। तो आपके पास कार्बन बजट उतना ही है कि इस लिमिट में या इस विंडो में आप स्पेंड कर सकते हो। घर वालों ने आपको पैसे दिए और एक बजट डिसाइड कर दिया कि पैसे चाहे मैं तेरे को 1000 दे रहा हूं, लेकिन आज तूने सिर्फ 500 खर्चने हैं। रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं यार, कोल भरा पड़ा है, पेट्रोलियम रिजर्व्स भरे पड़े हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ना सबको एक्सप्लॉइट करना हमने। हमारे पास उतने ही हैं बजट के हिसाब से जिससे 1.5 डिग्री पे हम टेम्परेचर राइज को लिमिट कर सकें। दैट्स द आइडिया ऑफ कार्बन बजट। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन बजट। सिंपल, क्लियर है जी। अब यहाँ पे चर्चा आगे भी कर ही लेंगे कि 3 लार्जेस्ट एमिटर्स की बात कर रहे हैं, तो चाइना हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट एमिटर ग्लोबली, देन कम्स USA एंड देन कम्स इंडिया। क्या इसके अराउंड कोई क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में? आया था? एक ही बच्चे ने पढ़ा यूपीएससी प्रीलिम्स? हाँ भाई, दे के आए थे आप तो। आया था? ध्यान नहीं देता, पेपर वाले देता सीगा। आया सी यार, आया था। एशिया पैसिफिक से रिलेटेड स्टेटमेंट थी, उसमें बोला गया था का इंडिया हैपेंस टू बी द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर इन एशिया पैसिफिक रीजन। क्या देख के मिल रहा है? चाइना लार्जेस्ट है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, अब अगर कोई इस आर्गुमेंट को और खींच दे, बोले यार पैसिफिक रीजन में तो मैं USA को भी लेके आ सकता हूँ, ले आ फिर यार, और क्या। ठीक है ना, जनरल सेंस में। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, अडेप्टेशन रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है जानना, किसने रिलीज की है? UNEP ने। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, UNEP। अडेप्टेशन से क्या समझते हो आप? अगर मैं बात करूं, लेट्स से क्लाइमेट चेंज के साथ अगर आपने डील करना है, देयर आर 2 वेज, वन इज मिटिगेशन, द अदर वन इज अडेप्टेशन। पहले मिटिगेशन की बात करते हैं। बताइए मिटिगेशन क्या होता है? बिल्कुल सही बात, सिंपल, रोकना यार। अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कार्बन कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, तो वो सब पार्ट किसका बन रहा है? मिटिगेशन का बन रहा है, जिससे आप इमिशंस को कम कर रहे हो। लेकिन अब जो डैमेज हो चुका तो हो चुका है, अडेप्ट भी तो करना पड़ेगा। तो वो मेजर्स जो आप अडेप्टेशन के तौर पे लेके आ रहे हो, वो वाला पार्ट यहां पे आने वाला है। उसके एफर्ट्स, डैमेज हो चुका है यार, अब ग्लोबल सी राइज लेवल इतना हो चुका है, आपको कुछ ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे अडेप्ट करने के लिए। हो सकता है आपको सी वॉल्स बनानी पड़ जाए यहाँ पे, या कहीं के ग्लेशियर्स मेल्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से ज्यादा फ्लो रिवर में आना शुरू हो चुका है। और हाँ, वो थोड़े टाइम बाद कम हो जाएगा, लेकिन अभी तो आना शुरू हो चुका है। तो आप देख रहे हो रेगुलरली रिवर फ्लड करके जा रही है, तो अगेन आपको बंड्स बनाने पड़ेंगे। अडेप्टेशन, ठीक है जी। तो अडेप्टेशन भी जरूरी है। तो जितना आपको एफर्ट करना चाहिए अडेप्टेशन को लेके, उतना कर नहीं रहे, और कितना कर रहे हो, इन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट इज अडेप्टेशन गैप। आइडियली जो करना चाहिए वर्सेस द विच यू आर डूइंग राइट नाउ, इन दोनों के बीच का गैप अडेप्टेशन गैप, और इसको इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया।
और न्यूमेरिकली बात करें, एडेप्टेशन गैप इज एस्टिमेटेड एट $187 to $359 बिलियन पर ईयर। ये अडेप्टेशन गैप है हर साल का। नो आइडिया, नो आइडिया, इट्स देयर जॉब। आवर जॉब इज टू यूज इट। पेपर निकालो, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, जेनेवा जाना, वहां पे फिर वहां पे कैलकुलेट करना, फिर मुझे बताना। हाँ जी, हाँ मार, बिल्कुल मार्क करके आऊंगी, ठीक है ना। क्लियर है। अभी के लिए अपने जानना है कि एडेप्टेशन गैप पर ईयर कितना है, इतना चल रहा है। और इसको लिंक करने की कोशिश करना, जब हम क्लाइमेट फाइनेंस के आर्ग्यूमेंट को कल भी कवर कर रहे थे, इंडिया बोल रहा था कि जो आप 300 बिलियन बोल रहे हो ना, वो बहुत इनसफिशिएंट है। हम बात कर रहे हैं मिटिगेशन और अडेप्टेशन की। आपका अडेप्टेशन का गैप ही 359 बिलियन के आसपास जा रहा है, वो भी गैप है। क्लियर है। और इसी के साथ साथ अडेप्टेशन फंड की बात कर लें, कभी बात की है हमने अडेप्टेशन फंड? कब बात की थी अडेप्टेशन फंड की? ग्लोबल अडेप्टेशन फंड कब बात की थी? एक सर आप लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर रहे हो? हाँ जी, सीडीएम बिल्कुल सही है, थोड़ा नजदीक आ गए, सही बात है, वेरी गुड। क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था अडेप्टेशन फंड को, ग्लोबल अडेप्टेशन फंड। तो पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल के सीडीएम वाला मैकेनिज्म था, सीडीएम वाला मैकेनिज्म था, कल भी किया हमने, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन एंड सीडीएम, राइट, उससे फंडिंग इसको चली जाती थी। अब क्योटो प्रोटोकॉल तो खत्म हो गया, पेरिस एग्रीमेंट का जमाना चल रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट के केस में कल हमने चर्चा की थी 6.2, 6.4 और 6.8 की, राइट। 6.4 क्या था उनमें से? नॉन नहीं था, नॉन मार्केट नहीं, सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क था, जो कि यूएन की कोई बॉडी सुपरवाइज करने वाली है, उससे आने वाले पैसे को आप यहां पे लेके आ सकते हो, इससे फंडिंग हो जाएगी अब अडेप्टेशन फंड की। तो 6.4 के अंडर 5% जो प्रोसीड्स हैं वो यहां पे डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क अपने आप में, तो उससे आने वाला जो पैसा आने वाला उसका 5% प्रोसीड यहां पे आ जाएगा। क्लियर है जी। क्या इंडिया ने भी कोई अडेप्टेशन फंड से कुछ बनाया था अपना? नाबार्ड रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है यार, गुड। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इंडिया ने बनाया, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज इंडिया ने बनाया, 2015-16 में बनाया, और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बन गई नाबार्ड। वेरी गुड। नाबार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? आई थिंक सो इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा, क्या ये स्टैट्यूटरी है या नहीं है? बैंक कब से स्टैट्यूटरी होने लग गए? नाबार्ड तो एक बैंक के तौर पे काम कर रहा है, क्या ये स्टैट्यूटरी इन ओरिजिन है या नहीं है? है, चलो अच्छी बात है यार, कॉन्फिडेंस रखा करो, है। 1981 में इसको बनाया गया था, 1982 में स्पेसिफिकली इसको बनाया गया था, और ये स्टैट्यूटरी इन ओरिजिन है नाबार्ड। अब आपके लिए होमवर्क है जी, नाबार्ड इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो किन किन केसेस में लेट्स से एग्रीकल्चर क्रेडिट के साथ डील करता है, मे बी कुछ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज है उनके साथ डील करता है, क्या क्या फंक्शन है इसके, आपका होमवर्क है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी।
इसके साथ साथ नेक्स्ट यूएन एनवायरनमेंट अगेन प्रोग्राम रिलीजेस एमिशंस गैप रिपोर्ट। तो अडेप्टेशन गैप की भी बात कर ली हमने और दूसरी एमिशन गैप की भी हम बात कर रहे हैं। इसको भी कौन रिलीज कर रहा है? यूएनईपी। ये भी वही फंडा है कि जितने आपने 1.5 डिग्री पे लिमिट करनी थी उससे ज्यादा एमिशंस हो रही हैं, वो सब एमिशन गैप वाला पार्ट कर रहा है यहाँ पे कवर। तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं इंडिया अगेन थर्ड एज द टोटल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन आप बात करोगे यहाँ पे हिस्टोरिकल पोल्यूशन की, इंडिया की, अगर आप देखोगे कल भी हमने बात की थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हमने बोला था कि यार हम हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स नहीं है, ठीक है। तो उसी पे अगर चर्चा करें 1850 से लेकर 2022 तक इंडिया की हिस्टोरिकल CO2 एमिशंस हैं, दे आर मच लोअर, दैट इज 83 गीगाटन्स CO2 एज कंपेयर टू चाइना की 300 गीगाटन्स, देन यूएस की 527 गीगाटन CO2। हिस्टोरिकल पोल्यूटर हम बहुत बड़े नहीं हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बनती है। आप इस नंबर को मत देखो सिर्फ कि हम आज के टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट पोल्यूटर हैं। पहली बात, हम हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स नहीं है। जो आज आपको टेम्परेचर राइज देखने को मिल रहा है उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, पिछले 100-150 सालों का बहुत बड़ा रोल है, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन उतनी ज्यादा नहीं थी। नेक्स्ट विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज पर कैपिटा एमिशंस। पर कैपिटा एमिशंस नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंट्री की वाइज बात करोगे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पोल्यूटर है, लेकिन पर कैपिटा एमिशंस की बात करें मतलब डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो उसमें हम ग्लोबल एवरेज से भी हाफ हैं। ग्लोबल एवरेज है 4.7 टन्स की CO2 और इंडिया की बनती है नियरली 2 टन्स। लार्जेस्ट पोल्यूटर अगर आप मुझसे पूछोगे ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन तो वो है यूएसए, नियरली 15 टन्स ऑफ CO2। देन कम्स रशिया 11.4 tons of CO2. Then comes Japan 8.5 tons of CO2. Then China 8 tons of CO2. Then European Union 7.4 something around that some tons of CO2. तो इंडिया ग्लोबल एवरेज का भी हाफ कर रहा है। तो इसलिए हम हमेशा बात करते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज की। सिर्फ आज के आंकड़े को मत देखो, ओवरऑल पिक्चर को देखो जरा। क्लियर है जी? और ये भी कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, बिल्कुल पूछा गया था। उन्होंने ऑप्शन में 0.5 टन CO2 दे रखा था, जो कि अपने आप में बहुत कम है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस फॉर दैट मैटर आपको नंबर्स क्रैम करने के लिए ना मोटिवेट नहीं करती। नंबर्स क्रैम करना आपके लिए मेंस में हेल्पफुल हो जाता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थोड़ा सा रफ आइडिया रखना होता है। यार 0.5 टन तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। अगर उन्होंने 1.5 1.8 कर दिया था तो डिफिकल्ट था मेरे लिए, फिर मैं डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाता। 0.5 तो बहुत कम है। वो सिर्फ इतना चेक करना चाहते हैं कि जब बच्चे ने पढ़ा है, चाहे करंट अफेयर्स चाहे स्टैटिक पोर्शन, एक बार उसने जब नोट्स पढ़े हैं तो उसकी थोड़ी सी मेमोरी वहां पे है, क्योंकि उसने पढ़ा होगा लेट्स से अबाउट, जब हम कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की, तो वो 30% की बात करता है रिस्टोरेशन की, कंजर्वेशन प्रोटेक्टेड एरियाज की बाय 2030। वो स्टेटमेंट चेंज कर देंगे, 30% को कुछ और कर देंगे या 2030 को कुछ और कर देंगे। इतना ही करने वाले हैं वो, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं कंफ्यूज तो वो डेलिबरेटली कर रहे हैं, उसको जानबूझ के डिफिकल्ट बना रहे हैं क्वेश्चन। तो यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दैट। चलें आगे नेक्स्ट। ये वे फॉरवर्ड में लिख लेना दोस्तों। नेशंस मस्ट collectively commit to cut 42% of annual greenhouse gases emissions by 2030 and 57% by 2035 in next NDC, nationally determined contributions जो आने वाली हैं उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहे हैं।
ताकि आप ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पे रोक सकते हो, नहीं तो नहीं रुकेगा। अरे कौन सी रिपोर्ट बोल रही है? एमिशंस गैप रिपोर्ट। वो एक बार किया, एक बार किया, पिछले साल किया, ठीक है। जब वो हमारा लेट्स से एवरेज बन जाएगा ना, देन विल से कि हमने ब्रीच कर दिया। लास्ट ईयर वाज abnormally अ हॉट ईयर बिकॉज ऑफ एल नीनो। जरूरी नहीं है कि इस बार होगा, इस बार नहीं होगा, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अब इस पे अंडरस्टैंडिंग द डब्ल्यू हो रखी है हमारी। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट थोड़ा सा बता दूं, मैं भूल जाता हूं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बारे में। हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। ग्लेशियर मेल्ट हो गए, फिर बाहर निकले जाने, वो तो वैसे भी नदियां नहीं बाहर ही जा रहे हैं। यार आप मुझे नया ज्ञान दे रहे हो, मेरे को लग रहा है जो सुनना चाह रहा हूँ वही सुना रहे हो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आई होप एग्जामिनर दसना आ जाऊगा थानू, ठीक है ना। और ये पिघलने वगैरह ये शब्द मत यूज करना भाई, ठीक है ना। आपका एग्जामिनर जाकिर खान नहीं है, ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बात कर रहे हैं। एक लेक बन चुका है बिकॉज ऑफ ग्लेशियर, सिंपल। ग्लेशियर लेक, एक लेक बना बिकॉज ऑफ ग्लेशियर। वो बना हो सकता है मे बी उसके मोरेन्स की वजह से। याद है जब ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हम करते हैं, टर्मिनल मोरेन्स की बात करते हैं, एंड मोरेन्स की बात करते हैं, वो क्या है? कुछ डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स ही हैं। वो डिपॉजिट्स बाद में पानी को इंक्लोज करके रख सकते हैं अपने पास। या फिर हो सकता है कि मेजर चंक ऑफ आइस फ्रॉम ग्लेशियर टूट चुका है एंड देन इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ एनी पर्टिकुलर रिवर, वो भी एक लेक बना सकता है। और हो सकता है कोई और इरोजन डिपोजिशन फीचर की वजह से बना। तो एक कन्फाइंड एरिया बन चुका है जहां पे पानी इकट्ठा होता जा रहा है, और ये हाइट पे हो रहा है, पहाड़ों में हो रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो भाई जब ये टूटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा फ्लो करने वाला है और हाई इंटेंसिटी के साथ करने वाला है। ये लैंडस्लाइड करवा सकता है, ये फ्लड्स करवा सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या लेट्स से रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वो सब डैमेज हो सकते हैं। एन एग्जाम्पल आपकी रिसेंट मेमोरी में हो इसकी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की, केदारनाथ 2013 की बात कर रहे हो आप, रिसेंट मेमोरी। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, अरे स्विट्जरलैंड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। बर्च ग्लेशियर की बात की थी हमने, गुड। इसके साथ साथ अगर इंडिया की बात करो तो 2023 में सिक्किम के केस में हुआ था, याद है? सिक्किम। और तीसरा 3 प्रोजेक्ट था जिसको पूरा डैमेज कर दिया इसने। प्रोजेक्ट था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जिसको पूरा डैमेज कर दिया था इसने। लेक का नाम था साउथ लोहानाक लेक। एग्जाम्पल लिख दे, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अब कुछ डेटा आ गया हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन एरिया ऑफ
ग्लेशियल लेक्स इन इंडिया, जहां पे इंक्रीज ऑफ 33.7% हो चुका है फ्रॉम 2011 टू 2024 एज पर CWC। दैट्स इट। आपने अपने मेंस के आंसर में क्या लिखना है? एज पर रिसेंट रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, द एरिया ऑफ ग्लेशियल लेक इन इंडिया हैव विटनेस्ड इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज ऑफ 33.7%, ब्रैकेट में 2011 से लेके 24 तक। और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लियर? तो कुछ मिटिगेशन मेजर्स भी लिए होंगे हमने, कुछ तो कर ही रहे होंगे एड्रेस करने के लिए। एनी गेसेस कुछ आप बता सकते हो मुझे? हमने बहुत अब तक पढ़ लिया है, आपने नहीं पढ़ा, इनसे पूछ रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बड़ा जनरल सा पॉइंट है सर, कुछ इनिशिएटिव की बात करो, कुछ थोड़ा सा फॉर्मल बताओ मेरे को कि लगे कि यार पढ़ के आए हो। अगेन डॉप, बट वही है बड़ी, इन बातों में बीच में लिख देना जो फॉर्मल पॉइंट्स हैं। बता दो यार, एक तो बता दो, फिर बोलोगे मैं प्रॉपर्टी डीलर बन गया, टीचिंग छोड़ दी मैंने। एक तो बता दो। हाँ हाँ, वही वही, बोलो बोलो। आइस क्रंच। ठीक है भाई, ठीक है, आपने बचा लिया। नहीं, मेरा आज आखिरी दिन था। अच्छा, वेरी गुड। बस आपके चक्कर में नहीं मजा आ रहा, आप छोड़ के, ठीक है। इनिशिएटिव्स की बात करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारा, है, तो उसके तहत एक ये अथॉरिटी भी है। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं। जहां पे बात की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की, राइट? कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट की। फिर बात की जाती है रिडक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटीज। याद है जब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तो आई सेड हजार्ड और डिजास्टर में फर्क होता है। हजार्ड एक नेचुरल आउटकम है, अर्थक्वेक कहीं पे भी हो सकता है, वो इंडिया में हो सकता है, वो जापान में भी हो सकता है। मान लो जापान में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, वर्सेस खुदा ना खास्ता हमारे किसी एरिया में 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया। कहां लगता है आपको डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। क्यों? हजार्ड बराबर है यार, लेकिन वल्नरेबिलिटी ज्यादा है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बिल्डिंग के कोड्स नहीं चल रहे, लोगों को पता ही नहीं है क्या डूज हैं क्या डाउन्स हैं, उनको सब पता है। उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी रिड्यूस की है, हमने नहीं की। तो ये सब बातें यहाँ पे एनडीएमए की गाइडलाइंस में दी गई, लार्जर फ्रेमवर्क है, राइट? उसके साथ साथ CWC की ही बात करते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन की। यहां पे मॉनिटरिंग चली रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग चल रही है। और ग्लेशियर लेक्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, इंडेक्स अटैच कर दिया वहां पे कि ये ज्यादा वल्नरेबल है, ये कभी फट सकता है, इसका डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। तो ये सब चीजें मॉनिटरिंग का पार्ट चल रहा है, जो कि CWC कर रहा है, सेंट्रल वाटर कमीशन, राइट? इसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली हमने इंट्रोड्यूस किया, GLFO, रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट।
इसको स्पेसिफिकली हमने इसी काम के लिए लॉन्च कर दिया। कुछ उन स्टेट्स में जो ज्यादा वल्नरेबल है रिलेटेड टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, एग्जांपल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ज्यादा वल्नरेबल है। यहां पे नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, इसका नाम सुना है? नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, यहां से पैसे दिए जाते हैं। ये फंड किस एक्ट के तहत बनाया गया होगा, हो सकता है एनडीए में, वो तो बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। तो ये भी भाई स्टैट्यूटरी इन ओरिजिन है, उस एक्ट में मेंशन किया गया था। हालांकि बनाया बहुत देर बाद, फाइनेंस कमीशन ने बोला बाद में कि बनाओ, तब जाके बनाया है। 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला, तब बनाए। क्लियर है जी? चल जाएगा काम। इसके साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ और फंड्स भी हैं, एनडीआरएफ की बात करते हैं, एसडीआरएफ की बात, वो सब स्टैट्यूटरी इन ओरिजिन ही है। क्लियर? इसके बाद आप कहानियां बना सकते हो। इसके बाद आप कहानियां कैसे बना सकते हो? हमने बचपन में कवर किया है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, याद है? हिमालयन इकोसिस्टम किया यार। आप हिमालय इकोसिस्टम के तौर पे कंजर्व कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ग्लेशियर रिलेटेड या ग्लेशियर लेक से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी कवर हो जाएंगी, राइट? फिर आप लिविंग हिमालयस इनिशिएटिव की बात कर सकते हो, कर सकते हैं। फिर हम हिमालयन अडेप्टेशन फ्रेमवर्क या नेटवर्क की बात कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। लिविंग हिमालयस इनिशिएटिव किसका इनिशिएटिव था? पंजाब सरकार? नहीं, किसका किसका इनिशिएटिव? हिमालयन अडेप्टेशन नेटवर्क की बात करें यहां पे, फिर आप प्रोजेक्ट आइस क्रंच को भी लिख सकते हो, जो नाथा टॉप में, याद है? कवर किया हमने उसको भी। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स बन जाएंगे बाद में। क्लियर है जी? चल जाएगा काम अपना, डन। चलिए नेक्स्ट। अब ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। CO2 टू मिथेनॉल प्लांट, वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल प्लांट launched by NTPC at विंध्याचल, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनाया गया। मिथेनॉल एक फ्यूल है, जैसे इथेनॉल की बात करते हैं C2H5OH, जब अक्सर बायोफ्यूल की बात करते हैं तो जनरली हम मान के चलते हैं पेट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे यार इथेनॉल ही आने वाला है, C2H5OH। लेकिन मिथेनॉल भी यहाँ पे फ्यूल के तौर पे एक्ट हो सकता है। CO2 को मान लीजिए आपने कैप्चर करके रखा हुआ था पहले, याद है? कार्बन कैप्चर की बात करते हैं हम, तो CO2 को कैप्चर करने की बात करते हैं, उसको कैप्चर करके रखा हुआ था, प्लस आपने हाइड्रोजन को भी ग्रीन हाइड्रोजन की फॉर्म में बना के रखा हुआ था। इन दोनों को मिक्स किया और इससे आपने बना लिया CH3OH, मिथेनॉल, जो कि फ्यूल है। अब सोचो यूपीएससी प्रीलिम्स की स्टेटमेंट, जहां पे बोला उन्होंने कि कार्बन कैप्चर जो हो चुका है, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर एविएशन इंडस्ट्री, इट कैन बी यूज्ड फ्यूल फॉर समथिंग समथिंग समथिंग, ये रहा, डन। तो हम एप्लीकेशन पे ही काम करते हैं, राइट? अब रिएक्शन में नहीं जाना हमने कि हम मिथेनॉल या कार्बन को कैसे खींच के लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप सिंपल जानो, अगर कल को क्वेश्चन आ भी जाता है, वन सच मैकेनिज्म जो यूज किया जाता है, यहां पे यूज किया जाता है यूज ऑफ अमाइन ग्रुप, अमाइंस। ये
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला के एक कंपाउंड बन जाता है NH2। इसके साथ और कुछ होगा यार, लगा रहने दो, RNH2। इसकी रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है। इसको यूज किया जाएगा, फ्लू गैस में से कार्बन को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उस कार्बन को बाद में प्योरीफाई करने के बाद CO2 को अपने पास रख लोगे स्टोर करके, उसके साथ बाद में हाइड्रोजन को ऐड करके आप मिथेनॉल बना लोगे जो कि फ्यूल के तौर पे यूज हो जाएगा। डन है जी, पक्का। विंध्याचल कहां पे है? MP। विंध्या तो उत्तराखंड। थोड़ा और उत्तराखंड के पास्ट में जाओ, उत्तराखंड के पास्ट में जाओ। उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम। ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम, यहां पे अब ये एक इनोवेटिव मेजर है। जहां पे बोला गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हम ईवी कार्स को प्रमोट करना है, उसके यूज को प्रमोट करना है। एक तरीका है कि ईवी कार जाकर खरीद के लाओ, लेकिन मसला ये है कि फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे लाएंगे। दूसरा है उसको ना रेंटल बेसिस पे यूज करना शुरू कर दो। तो ईवी एज अ सर्विस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुना होगा आपने, सास सुना है, जो आप यूज कर रहे हो, इसके आप सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हो, आप गूगल के ओनर नहीं हो। गूगल आपकी जेब में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसके सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हो, जीपे की या किसी और चीज की, नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, आप ओनर नहीं हो, आपने सीडी नहीं खरीद के रखी उसकी, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो वैसे ही ईवी एज अ सर्विस, यहां पे रेंटल बेसिस पे उन कार्स को यूज किया जा सकता है। आइडिया है कि अगले 2 साल में आपने 5000 गाड़ियां ई कार्स इस इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लेके आनी है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, दोनों की, अगले 2 साल। क्लियर है? तो अब कल आप सिलेक्ट हो गए, क्या हो गया? अच्छा यही बोल रहे थे, ठीक है, कल आप सिलेक्ट हो गए तो आपको भी हो सकता है कि ईवी गाड़ियां मिले, एम्बेसडर वाली गाड़ी ना मिले, क्योंकि वो गाड़ी ट्रैक्टर मेरे को पता नहीं लगता वो कौन सा है, चलाने में ट्रैक्टर वाली फील होती है उसकी। ठीक है, कभी मोड़ के देखना, उसका स्टीयरिंग पता लगेगा, थोड़ा उसका तो प्रेशर वाला होता है बट फिर भी। ठीक है, तो नई गाड़ियों की बात करें, चले नेक्स्ट। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया जिसको, जानबूझ के स्टेट मैंने यहां पे नहीं लिखी, एनी गेसेस कहां पे हो सकता है? छत्तीसगढ़, वेरी गुड, छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है वहां पे, और तमोर पिंगला क्या है, वहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उन दोनों को कंबाइन करके टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है? एनटीसीए। एनटीसीए स्टेट, एनटीसीए रेकमेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। क्या यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है टाइगर रिजर्व? नॉट एज पर द एक्ट। एक्ट का नाम क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके साथ साथ एक और यहां पे इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती। और एक और याद रख लो, अचन कमार। इस नाम से कुछ चमका? अचन कमार। नहीं सर, अचन कमार अमरकंटक प्लेट्यू याद है? कोई रिवर निकलती है वहां से, बहुत सारी निकलती हैं यार, नर्मदा निकल रही है, महानदी इस साइड से आ रही है, सोन रिवर जा रही है।
राइट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट कोरल ट्रायंगल की बात करते हैं। नेक्स्ट कोरल ट्रायंगल की दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से। पहला तो कि भाई कोरल ट्रायंगल कहां पे है, आपको एरिया दे देंगे, ब्रीफ एरियाज, आपको ब्रीफ आइडिया पूछेंगे कि यार कहां पे। एक आपको दे देंगे, लेट्स से दे विल टॉक अबाउट साउथ अमेरिका के आसपास की बात करेंगे, अफ्रीका के आसपास की बात करेंगे, फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे या ईस्ट पैसिफिक की बात करने वाले हैं एक केस में। दूसरे केस में दे विल इंक्लूड दिस ऑस्ट्रेलिया टू। तो ऑस्ट्रेलिया इस कोरल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के केस में यहां पे एक इंपॉर्टेंट रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, तो याद रखना दोस्तों वो कोरल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। कोरल ट्रायंगल का पार्ट ये बन रहा है। तो ये कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया, ब्रुनाई हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिर पैपुआ न्यू गिनिया हो गया, पीएनजी, एंड दिस तिमोर लेसेट, तिमोर लेसेट, TIMORLEST, तिमोर लेसेट एंड सोलोमन आइलैंड्स। ये कोरल ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है। अब एक रिपोर्ट आई थी, वो बता रहा था कि यार कोरल ट्रायंगल में कैसे कैसे आपकी लेट्स से इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली एक्टिविटीज की वजह से वहां पे कोरल की जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है। यही मुद्दा था, कुछ ज्यादा उसमें था नहीं। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कहां पे है, लोकेशन, लोकेशन डन। दूसरा इसके नेचर पे बन सकता है। यहां पे इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे लगभग 76% ऑफ वर्ल्ड कोरल स्पीशीज पाए जाते हैं इस ट्रायंगल में। 76% ऑफ वर्ल्ड कोरल स्पीशीज इस ट्रायंगल में पाए जाते हैं, राइट। और इसी एरिया को, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल, इसको बोला जाता है बिकॉज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, इसको बोला जाता है अमेज़न ऑफ सी। याद रखिए, इतनी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी कोरल्स की पाई जा रही है, अपने आप में ये पूरा इकोसिस्टम होगा बड़ा वाइब्रेंट इकोसिस्टम होने वाला, बड़ा ही रंगीन इकोसिस्टम होने वाला है। तो अगर हमें अच्छा लग रहा है तो मरीन स्पीशीज को भी अच्छा लग रहा है, तो और भी बहुत सारी मरीन स्पीशीज वहां पे पहुंचने वाली है, इसलिए ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी वहां पे हाई होने वाली है। इसी वजह से अमेज़न ऑफ सीज भी इसको बोला जाता है। डन है जी, पक्का, कोई डाउट? चलें आगे। सुनामी रेडी विलेजेस, यूनेस्को और आईओसी का सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यूनेस्को और इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशन, आईओसी, सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। यूनेस्को आईओसी का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ओडिशा के केस में 24 विलेजेस को, 24 विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया अंडर दिस इनिशिएटिव। ठीक है जी, तो प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है कि सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किसका इनिशिएटिव है, तो आपको पता है यूनेस्को आईओसी का इनिशिएटिव है। क्लियर है? इंडिया में अगर आप इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करोगे तो यहां पे नेशनल सुनामी रिकॉग्निशन बोर्ड, एनटी, नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्निशन बोर्ड, इसको इंप्लीमेंट करता है। और इस बोर्ड में मेंबर्स आएंगे, लेट्स से एनडीएमए से मेंबर्स आ जाएंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी से, और उसके साथ साथ आप देखोगे यहां पे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INCOIS, वहां से साइंटिस्ट आ सकते हैं, वहां से मेंबर्स आ सकते हैं। मेंबर्स जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल।
सिंपल इतना जानना कि ओडिशा के केस में 24 विलेजेस हैं जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया, ठीक है। फिर सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम किसका है? यूनेस्को, आईओसी का, दैट्स इट। क्लियर? तो अक्सर जब हम साइक्लोन को मैनेज करने की बात करते हैं तो हम हमेशा एग्जांपल देते हैं ओडिशा का, कि उन्होंने कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना शुरू कर दिया उसको, कंपेयर टू 1999 जब उनका एक सुपर साइक्लोन आया था, और उसके बाद 2019 के आसपास साइक्लोन फानी आया था। ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, नॉट ओनली एट द हायर लेवल बट विलेज लेवल पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसी के एक इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जहां पे सुनामी को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर मेजर तो सेम ही है यार, आपके पास जो विलेज लेवल पे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन फटाफट होनी चाहिए, देन कुछ स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस आपको करने पड़ेंगे। लेट्स से जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे अपने सी वॉल्स बना दी होगी, उसके बाद हाइट पे जाके कुछ स्ट्रक्चर बना दिए होंगे, शेल्टर होम्स बना दिए होंगे। तो ये सब पार्ट साइक्लोन में भी काम आने वाला है, सुनामी में भी काम आने वाला है। क्लियर है जी? चलें आगे, नेक्स्ट डिप्रेशन। अब ये पढ़ के बता देना मेरे को क्या है, मैं सिर्फ डाना बोलने वाला हूँ, स्पेनिश में लिखा हुआ है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है बेला चाओ, ठीक है। तो डाना स्टॉर्म एक, ठीक है जी, एक मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डाना, क्लियर? अगर आप इसकी इंग्लिश जानोगे मुझसे तो मैं बोलूंगा हाई ऑल्टीट्यूड आइसोलेटेड डिप्रेशंस। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड आइसोलेटेड डिप्रेशंस, शॉर्ट फॉर्म है डाना। तो नवंबर के आसपास फ्लडिंग देखने को मिली, कहां पे? स्पेन के आसपास। अब बड़ा ही अपने आप में यूनिक फिनोमिना, इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। ये एक जेट स्ट्रीम चल रही है, जेट स्ट्रीम। ये हमने बात की थी कि कभी कभार जेट स्ट्रीम क्या करती है, बहुत ज्यादा मेंडरिंग करनी शुरू कर देती है। हाँ जी, दोबारा बात इस पे, कि कभी कुछ केसेस में याद है पोलर वॉर्टेक्स वाला केस कर रहे थे हम, कि नॉर्मल चल रही है, ठीक ठाक टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ और यहाँ के बीच में, अच्छा खासा टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी स्ट्रांग है, और ये बड़ी तेज घूम रही है। लेकिन फिर अगेन कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो घूमना करे शुरू, और अगर ये स्लो घूमेगी तो ये मेंडर भी करने वाली है। तो मान लीजिए इसने मेंडर करना शुरू किया, और इसकी मेंडरिंग की वजह से कुछ इस शेप में जाना शुरू हो गई। अब हो सकता है कि ये वाला जो मास है ना यहां से डिटैच हो जाए, मेंडरिंग की वजह से बहुत ज्यादा मेंडर करना शुरू कर दिया, मान लो ये कुछ इस शेप में आ गई। अगली बार क्या होगा, थोड़ा और इस बार शेप लेगी तो ये वाला पार्ट टूट के अलग हो जाएगा, जो रिवर के केस में भी देखने को मिलता है, राइट? एयर ने फिर ऐसे फ्लो करना है, वो चलता जाएगा, लेकिन ये अलग सा पार्ट आ जाएगा, आइसोलेटेड आ जाएगा। बोलो भाई, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? पक्का? अपने आप से तो नहीं बना रहा? हो सकता है। दोबारा सोच लो एक बार, कि एक जेट स्ट्रीम चल रही है, सिंपल चल रही है, नॉर्मल चल रही है, बड़ी तेज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बार में ना कुछ ऐसे में एंटर करना शुरू कर दिया उसने, यहां तक तो ठीक था, फिर उसका यही मेंडर इतना तेज हो गया, तो अगली बार टूट भी तो सकता है ये वाला पार्ट यार, क्योंकि हवा ने तो फ्लो करना है, हवा के लिए ये वाला फ्लो पाथ लेना बड़ा मुश्किल है, उसको उसकी टेंडेंसी हमेशा होगी कि यार मैं सीधा पाथ लूं, तो इवेंचुअली ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो एक्स्ट्रा मेंडर हुआ है, टूट सकता है आइसोलेटेड वे में, तो इसलिए आइसोलेटेड डिप्रेशन। अब बताओ जरा,
कि जो जेट स्ट्रीम है इसकी अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी होगी? पोल्स के आसपास है, 8 किलोमीटर के आसपास होगी, इसी के आसपास होने वाली, राइट। अब बताओ जरा, 8 किलोमीटर के आसपास अगर ये एयर मास उससे टूटा है, क्या इसका टेम्परेचर बहुत कम होने वाला है? लो होगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि पोल्स के आसपास की बात कर रहे हैं, और दूसरा अगर आप ऑल्टीट्यूड की बात करोगे तो वहां पे भी ठंड होनी होनी है। तो ये जो एयर मास टूटा हुआ है ना, ये कोल्ड एयर मास है। इस पे सहमति आ गई? पक्की बात है, पक्की बात है। चलो अपना आधा काम खत्म। तो हमने मान लिया कि कोल्ड एयर मास है जो कि अब इंडिपेंडेंट हो चुका है फ्रॉम जेट स्ट्रीम, उसकी मर्जी जहां मर्जी घूमे अब। सही है, डन। इसके साथ साथ हम अगर बात करें लेट्स से मेडिटेरेनियन सी के आसपास की बात करें, क्या वहां पे मॉइस्चर होने वाला है? बहुत ज्यादा। वहां पे जो हवाएं होंगी उनमें मॉइस्चर होने वाला है, होने वाला है। टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है अभी अपना करंट अफेयर्स के हिसाब से? नवंबर चल रहा है। नवंबर की बात करें, सर्दियां तो नहीं आई होंगी वहां पे, तो गर्मियों का है, यानी कि वार्म एंड मॉइस्चर दोनों चीजें होने वाली है वहां पे। बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे हैं, उसके बाद नवंबर की बात कर रहे हैं। अभी सर्दियां तो नहीं आई, सर्दियां दिसंबर जनवरी में आने वाली, तब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अभी नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें मेडिटेरेनियन सी के आसपास के रीजन्स की बात करें तो वहां पे मॉइस्चर भी होने वाला है और वो रीजन्स वार्म भी होने वाले हैं, राइट है जी। नाउ कम्स द केस इन हायर एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एक आइसोलेटेड कोल्ड एयर मास पड़ा है 5 से 8 किलोमीटर हाइट पे। अगर मैं देखूं उसके नीचे जो रीजन है ये वाला, ये वार्म एयर है, मॉइस्ट एयर है, ऊपर कोल्ड एयर है। जब हम बात करते हैं कि वार्म एयर का नेचर होता है राइज करने का, होता है, ये तो बात करते ही करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वार्म एयर हमेशा राइज करती रहेगी, कहीं जाके तो रुक जाती है, पक्का ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कहां जाके रुकती होगी फिर वो? टेम्परेचर कितना कम होना चाहिए? दोबारा सोचिए इसको, मैं बोल रहा हूं, अब आप सबने इस पे हामी भर दी है कि वार्म एयर का नेचर है राइज करने का, करेगी वो तो, कब तक राइज करेगी ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको दिमाग में ऐसे नहीं सोचना इतना करेगी इतना करेगी इतना करेगी, नहीं, थोड़ा लॉजिकली सोचो। कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर है वो, एयर है वो, ठंडी हवा है। मेरा क्वेश्चन दोबारा आपसे वही आ रहा है कि यार वो कब तक राइज कर सकती है? जब तक टेम्परेचर कम नहीं हो जाता। किसके रिस्पेक्ट में, वही तो पूछ रहा हूं मैं। एक वर्ड बता दो बस, वहीं पे खत्म। मैंने एक 3 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं आपको, 3 पढ़ाए हैं, उनमें से एक का नाम है जो मैं आंसर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कहां जाके वो टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे वो रुक जाएगी। सब्जेक्ट 3 पढ़ाए हैं मैंने, करंट, अरे नहीं मेरे भाई कमाल कर रहे हो, कुछ भी बोलते हो। मैंने गलती से आपको इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया था, इन्वायरमेंट पढ़ाया था, गलती से पढ़ाया था। अब सोचो जरा, मैं बोल रहा हूं कि वो उस लेवल पे जाके रुक जाएगी जब टेम्परेचर एनवायरमेंट का, उसके अराउंड जो एनवायरमेंट है उसके बराबर उसका टेम्परेचर आ जाएगा। तुसी क्या सीगा? सॉरी यार, केड़ा एयर मास? ਜਦੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 에ਅਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ এনवायरमेंट ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, जब तक ਉਹਦਾ टेम्परेचर आपदा ज्यादा है तब तक वो लाइट बनी रहूगी। सही है जी, पक्का? अब इस पे सहमति आ गई हमारी? बोलो भाई, कोई डाउट था नहीं? आपको पता लग गया मैम? ठीक है जी। अब बताओ मेरे को 2 केसेस और। एक तो है बिल्कुल ड्राई एयर है चाहे वार्म है,
चाहे ड्राई एयर है, ठीक है, लेकिन वो मॉइस्चर नहीं है उसके पास, वार्म है एक, दूसरा वार्म एयर है प्लस मॉइस्चर भी है उसके पास। अब सोच के बताना मेरे को, जितना दिमाग लगाना लगाओ, कि इन दोनों में से ज्यादा हाई हाइट तक कौन सी जाने वाली। इतना ही सिंपल होता, मैं पूछता क्यों फिर। रिपीट करूं क्वेश्चन। दो केसेस हैं सर। ए केस, यहां पे जो गर्म हवा है वो ड्राई है, उसने भी ऊपर जाना है। यहां पे भी गर्म हवा है, वो भी, उसने भी ऊपर जाना है। लेकिन ये वाली जो है ये मॉइस्चर वाली है। बिना मॉइस्चर वाली तो जाओगी। हाँ जी, बिना मॉइस्चर वाली तो जाओगी। ढाबा लग गया है बिना मॉइस्चर, बिना मॉइस्चर। हाँ जी, मॉइस्चर वाली ज्यादा ऊपर जाएगी। वार्म प्लस मॉइस्चर लेडन जो हवा है वो ज्यादा ऊपर जाने वाली है। क्यों, समझाता हूं। आपने लैप्स रेट के बारे में तो पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है यार। जब मैं मॉइस्चर लेडन विंड की बात कर रहा हूं, हवा की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या यहां पे वेपर फॉर्म में पानी मौजूद है, यानी कि गैस की फॉर्म में पानी मौजूद है। वो गैस की फॉर्म में एट द फर्स्ट प्लेस क्यों आया? क्योंकि उसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब की। लिक्विड वाटर की फॉर्म में पहले वो था, उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब की है, तब वो जाके गैस की स्टेट में आया। सही बात है। जब वो गैस की स्टेट से वापस लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो क्या वो कोई एनर्जी को रिलीज करने वाला है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट रिलीज हो रही है। ड्राई के केस में कोई हीट नहीं रिलीज हो रही, वहां पे बस वो नॉर्मली ऊपर जा रही है हवा, और वो एडियाबेटिकली कूल्ड होती जा रही है, एक्सपैंड करती जा रही है, ठंडी होती जा रही है। लेकिन मॉइस्चर के केस में क्या हो रहा है, हवा ऊपर तो जा रही है, एडियाबेटिकली कूल्ड भी हो रही है, बट उसके साथ साथ जब वो कंडेंस हो रही है ना, तो वहां पे वो कुछ हीट रिलीज भी कर रही है। तो यहां पे मान लीजिए जो ड्राई एयर है उसके केस में मैं बोल सकता हूं कि एवरी, लेट्स से हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग कि 1 किलोमीटर अगर वो राइज करेगी तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से ड्रॉप कर जाएगा, ड्राई एयर का। लेकिन अगर मॉइस्चर लेडन विंड है, हवा है, अगर वो 1 किलोमीटर राइज करेगी तो उसका टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 डिग्री तक ही गिरने वाला है, 10 नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा हीट भी तो दे रही है, लेटेंट हीट कंडेंसेशन की फॉर्म में। ज्यादा हाइट तक जाना पड़ेगा। अब समझ आया? दोबारा दोबारा, ये क्लियर है? अब इस बात पे सहमति आ चुकी है हमारी कि यार मॉइस्चर वाली हवा जो है वो ज्यादा हाइट तक जाएगी। इस पे तो आ चुकी है सहमति। क्यों जाएगी? उसका कारण ये है कि भाई जब वो ऊपर जा रही है उसने ठंडा तो होना ही होना है, पक्की बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एडियाबेटिकली एक्सपैंड होती जा रही है, पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो अपने आप में काइनेटिक कोलिजन उसकी कम होने वाली है, दे विल कूल डाउन। सही है जी। ड्राई एयर जो है उसके पास मॉइस्चर नहीं है, तो भाई वो कोई ऐसी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन नाम की कोई भी हीट रिलीज नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो फटाफट फटाफट ठंडी होने वाली है, क्योंकि एक्स्ट्रा टेम्परेचर तो उसमें आ ही नहीं रहा कुछ। 1 किलोमीटर जैसे ही उसकी हाइट बढ़ी उसने 10 डिग्री से कूल डाउन हो जाना, ठीक है। और ये हमने बात कर ही ली है कि हायर हाइट पे जो टेम्परेचर है वो कम है, नीचे ज्यादा है, ये ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाएगी। लेकिन जो मॉइस्चर लेडन विंड है, मॉइस्चर लेडन एयर है, वो 1 किलोमीटर राइज करेगी। कायदे से अगर वो ड्राई होती तो उसका भी 10 डिग्री का ही ड्रॉप आता, लेकिन क्योंकि उसके पास मॉइस्चर था, मॉइस्चर कंडेंस होना शुरू हो गया। जैसे वो कंडेंस हुआ तो उसने लेटेंट हीट को रिलीज करना शुरू किया। जब हीट रिलीज करना शुरू किया तो क्या यहां पे कुछ टेम्परेचर बढ़ने को देखने को मिलेगा? तो इसीलिए तो बोल रहा हूं कि यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप इसका जो हो रहा है 1 किलोमीटर बढ़ने के साथ 5 से 6 डिग्री हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट यहां पे ऐड हो रही है। तो ये हायर हाइट तक जा सकती है। अगर ये हायर हाइट तक जा सकती है तो ये बताओ क्या ये बहुत बड़े क्लाउड्स बना सकती है जिनका वर्टिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा होने वाला है?
समथिंग रिलेटेड टू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो भाई जब वो बरसेंगे तो क्या वो वहां पे फ्लडिंग करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। यही केस बना था दना का, स्पेन के केस में। डन। अब इसके आपके कंसेप्ट भी ब्रश अप हो गए साथ के साथ। उसका रोल ये था कि उसने उस एरिया में टेम्परेचर ड्रॉप जो था बहुत ज्यादा कर दिया था। एग्जैक्टली ज्यादा हाइट तक जाता गया, टेम्परेचर कंट्रास्ट ज्यादा रहा और वो ज्यादा हाइट तक जाता गया। ग्रेविटी का ज्यादा रोल नहीं है सर उससे। फ्रंट हम अक्सर बात करते हैं फ्रंट्स की जब हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, इस लेवल पे वर्टिकल एक्सटेंड में फ्रंट्स की बात नहीं करते हम। क्लियर है जी? पक्का? डन। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट करें मजेदार, बोलो भाई। बॉम्ब साइक्लोन। खुश हो गए? बॉम्ब बोला मैंने, बॉम्ब नहीं बोला। बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है। ये साइक्लोन जो बॉम्ब की तरह काम करता है। बॉम्ब कैसे काम करता है? लेकिन इसके केस में उल्टा है। नहीं, ये इसके केस में बॉम्ब साइक्लोन की अगर बात करें यहां पे, पहली बात तो हमें ये जानना है कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में देखने को मिलता है, मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है बॉम्ब साइक्लोन। दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल, दूसरा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल हमारे यहाँ पे जहां पे थर्मल हीटिंग की वजह से लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसके बाद वो ऐसे घूमना शुरू कर रहा है उसके राउंड। और मिड लैटिट्यूड्स की बात करो तो वहां पे टेम्परेचर जो यार टेम्परेचर उतना ड्रॉप नहीं होता क्योंकि थर्मल हीटिंग उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वहां पे फ्रंट्स तो बनते हैं वार्मर एयर मास और कोल्डर एयर मास की इंटरेक्शन की वजह से फ्रंट्स बनते हैं। इसके साथ साथ एक जेट स्ट्रीम भी ऑपरेट कर रही होती है, याद है? और जेट स्ट्रीम कहीं पे हाई प्रेशर बना देती है, कहीं पे लो प्रेशर बनाती है। तो हम बात करते हैं कि मिड लैटिट्यूड्स के केस में डायनामिकली इंड्यूस साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल के केस में थर्मली इंड्यूस होते हैं क्योंकि थर्मल हीटिंग की वजह से लो प्रेशर बना है। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं मिड लैटिट्यूड्स की, यहां पे लो प्रेशर बन रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ रोटेट ना करती तो यार जो जेट स्ट्रीम है वो भी नहीं बननी थी। क्लियर है जी? तो हम बात कर रहे हैं मिड लैटिट्यूड्स की और हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। उनके केस में अगर देखने को मिले कि यार पिछले 24 घंटे में जो सेंट्रल प्रेशर था वो 24 मिली बार से ज्यादा ड्रॉप कर गया है, एक ही दम से ड्रॉप कर गया। बॉम्ब ऐसे एक्सप्लोड करता है, लेकिन यहां पे हम बोल रहे हैं कि लो प्रेशर बना है, एक ही दम से बन गया। पिछले 24 घंटे में 24 मिली बार से ज्यादा का ड्रॉप देखने को मिला सेंट्रल प्रेशर में। तो क्या अब यहां पे हवाएं बहुत तेज चलने वाली हैं? बिल्कुल चलने वाली। एक ही दम से लो प्रेशर बना है तो हवा बहुत तेज चलने वाली, बहुत तेज चलती है हवा। तो ये केस बन गया बॉम्ब साइक्लोन का। सही है जी? अब जब हम बात करते हैं फ्रंट्स की भी बात करते हैं, लेट्स से अगर मैं इस रीजन को मान लूं, लेट्स से ये अफ्रीका वाला रीजन है, तो यहाँ पे तो ठीक ठाक सनलाइट पड़ जाती है। ये रीजन मान लो यूरोप का भी नॉर्थ वाला रीजन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होने वाला है। तो यहाँ पे जो एयर मास होगा ये वार्मर एयर मास होगा और ये कोल्डर एयर मास होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फ्रंट दे आर फॉर्मिंग, इट कैन बी वार्म फ्रंट, इट कैन बी कोल्ड फ्रंट, बट दोनों के केस में क्या होने वाला है? वार्मर एयर मास अपलिफ्ट होने वाला है। तो पहले वो यहां था लेकिन अब वो अपलिफ्ट हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बना है? क्योंकि पहले यही हवा यहीं पे थी लेकिन अब ऊपर उठ चुकी है, यहाँ लो प्रेशर बन चुके हैं। अब किन्हीं कारणों की वजह से वो लो प्रेशर इस कैटेगरी में फिट हो गया। तो क्या अब यहाँ पे बॉम्ब साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाएगी? बिल्कुल यार। क्लियर है? और एक डिफरेंस हमेशा अपने दिमाग में रखना, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ऐसे घूम रहा है शक्तिमान की तरह, ऐसे घूमते घूमते मूव करते हो जा रहा है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, ये ऐसे घूमता है जहाज की तरह।
बस ऐसे, एक साइड पे इसका वार्मर एयर मास वाला फ्रंट है और दूसरे साइड पे कोल्डर एयर मास वाला फ्रंट है, और इसने ऐसे चलना है बस। ये कोल्डर एयर मास आगे जा रहा है और पीछे वार्मर एयर मास इस साइड आ रहा है। जब ये पूरा वार्मर एयर मास अपलिफ्ट हो जाएगा तब हम बोलेंगे साइक्लोन खत्म। और ये 10, 15, 20 दिन तक चलता रहता है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। डन है जी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा एक और पढ़ा है, ओ तेरी, लेक करीबा, चलो कोई बात नहीं, प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से याद कर लो भाई। लेक करीबा कहां पे है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक जगह है लेक करीबा। लेक करीबा ये ड्राई होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और अदरवाइज ये ड्राई होता जा रहा है। और यूपीएससी की एक टेंडेंसी रही थी, इस बार तो नहीं क्वेश्चन पूछा उन्होंने, लेकिन 3-4 साल लगातार उन्हीं लेक्स पे क्वेश्चन पूछते थे जो ड्राई अप होते जा रहे हैं। फिर उनको लगा कि यार लेक्स अब सारे ड्राई अप हो गए, अब किस किस पे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, लेकिन नेवरदलेस ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लेक स्लैश रेजर्वोयर। ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। चलो होमवर्क भी दे देता हूं, ये सारे जान के आने हैं कौन से कंट्रीज हैं, ये लैंडलॉक्ड कौन से ये भी जानने हैं। होमवर्क है ठीक है, अफ्रीका के सारे कंट्रीज याद करके आओ। साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, अंगोला कहाँ पे है, बोत्सवाना कहाँ पे है, कीनिया कहाँ पे है, मेडागास्कर कहाँ पे है, युगांडा कहाँ पे है। ठीक है जी, सब चीजें जाननी है आप। डीआरसी कहाँ पे है, कॉन्गो कहाँ पे है। डन। तो अब मुझे लगता है, हाँ हाँ जी, कार्बन सिंक ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਾਵਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਟਰੀਜ਼ ਕਿਆ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, फोटोसिंथेसिस कर रहे ਸੀਗੇ। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ यूज किया जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। वही कार्बन अब उनके बॉडी में होगा, उन ट्रीज की बॉडी में होगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਹੈ। मोर नंबर ऑफ ट्रीज यू प्लांट ओवर देयर, तो आप कह सकते हैं आप कार्बन सिंक ਵਧਾਉਂਦੇ जा रहे हैं। जिन्ने ज्यादा ट्रीज प्लांट करांगे तो क्या आप डेजर्टिफिकेशन रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर है जी, डन, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट और पूछ सकते हो।